हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BFI C134 की बुक जिसका नाम है भारत का इतिहास 1760 से 1950 तक, उसके थर्ड यूनिट के फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइज, मैं इस यूनिट से पहले 2 यूनिट की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज वो भी देखिए। और इस यूनिट का नाम है औपनिवेशिक शक्ति की स्थापना, मतलब कि जो अंग्रेज थे वो हमारे देश में आ गए थे और उन्होंने किस तरह से अपनी शक्ति की स्थापना की थी। औपनिवेशिक शक्ति, अंग्रेजों ने अपनी शक्ति किस तरह से फैलाई थी, इसका मतलब यही है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश की बंगाल विजय की प्रक्रिया पर चर्चा करें या फिर निम्न पर टिप्पणी करें। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश, किस तरह से ब्रिटिश ने सिराजुद्दौला को हराया था और अपनी शक्ति की स्थापना की थी, इसके बारे में। फिर है मीर जाफर और अंग्रेज, थर्ड है मीर कासिम और अंग्रेज। तो हम इन्हीं तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और मैं एक और क्वेश्चन दे रखा है, बंगाल के नवाबों और अंग्रेजों के रिश्ते में तनाव उत्पन्न क्यों हुआ। तो इसके बारे में अब हम आंसर देख लेते हैं। ब्रिटिश की बंगाल विजय 1757 से 1765 तक। तो 1757 से 1765 के बीच में ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने बंगाल पर अपना जो शासन था वो स्थापित करने की पूरी कोशिश की थी। बंगाल के इतिहास में 1757 से 1765 तक का समय नवाब से राजनीतिक सत्ता का अंग्रेजों के हस्तांतरण के घटनाक्रम को दर्शाता है। मतलब कि जो बंगाल में नवाब होते थे उनसे जो है राजनीतिक सत्ता को अंग्रेजों के पास जा रही थी, एक तरीके से पहुंच गई थी 1757 से 1765 तक के बीच। इस संक्षिप्त 8 वर्ष के समय के दौरान बंगाल पर 3 नवाबों सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम का राज रहा, लेकिन वे सभी नवाबों के प्रभु सत्ता को स्थिरता प्रदान करने में असफल रहे और अंततः बंगाल का शासन का नियंत्रण अंग्रेजों के हाथों में चला गया। तो तीनों शासक जो थे सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम, ये तीनों बंगाल की जो राजनीति थी उसको स्थिर बनाने में असफल रहे थे और इसी वजह से अंग्रेज जो थे उन्होंने मौके का फायदा उठाया और उस पर बंगाल पर कब्जा कर लिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिराजुद्दौला और ब्रिटिश। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो सिराजुद्दौला के साथ उन्होंने सबसे पहले 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। पहले अलवर्दी खां बंगाल के नवाब थे, उनके बाद 1756 में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना था। अतः सिराजुद्दौला के पतन के और प्लासी के युद्ध होने के 2 महत्वपूर्ण कारण थे जो निम्न है। प्लासी का युद्ध हुआ था, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे सिराजुद्दौला का पतन क्यों हुआ था और प्लासी का युद्ध क्यों था। प्लासी के युद्ध के बाद ही सिराजुद्दौला का पतन हुआ था। तो इन दोनों चीजों के 2 कारण है। पहला तो है प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के कौन से 2 कारण थे? पहला है आंतरिक असंतोष, दूसरा है ब्रिटिश शक्ति का फैलाव। तो आंतरिक असंतोष हम देख लेते हैं। आंतरिक असंतोष में क्या है? सिराजुद्दौला के बंगाल का नवाब बनने से उसकी चाची घसीटी बेगम तथा पूर्णिया के सूबेदार और उसके चचेरे भाई शौकत जंग ने उसका विरोध किया। तो सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बना था तो उसके अंदर के ही जो खानदान के लोग थे उन्होंने उसका विरोध किया। उसके चचेरे भाई जो कि जिसका नाम शौकत जंग था, उसकी चाची और पूर्णिया के जो सूबेदार थे, उन सभी ने उसका विरोध किया था, जबकि वो एक कुशल शासक था सिराजुद्दौला। इसके अलावा दरबार के शक्तिशाली गुट जगत सेठ, अमीचंद, राजवल्लभ, राय दुर्लभ, मीर जाफर आदि ने सिराजुद्दौला की नवाबी का विरोध किया। इस तरह बंगाल की राजनीति में आंतरिक असंतोष फैल गया था और प्लासी के युद्ध होने का ये महत्वपूर्ण कारण था। दूसरा है हमारा ब्रिटिश शक्ति का फैलाव। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो अपनी शक्ति को फैला रहे थे उस समय पर। ब्रिटिश कंपनी की बढ़ती व्यापारिक गतिविधियों ने नवाब सिराजुद्दौला के लिए कई मुश्किलें पैदा की। कुछ निश्चित कारणों की वजह से नवाब और कंपनी के बीच रिश्ते भी तनावपूर्ण हो गए। जैसे नवाब की आज्ञा के बिना अंग्रेजी कंपनी द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी, कंपनी को दिए गए व्यापार अधिकारी को उसके अधिकारियों के द्वारा अपनी व्यक्तिगत व्यापार के लिए दुरुपयोग करना। तो कंपनी के जो लोग थे वो सिराजुद्दौला की जो थी अवमानना कर रहे थे।
उन्होंने सिराजुद्दौला से बिना पूछे, बिना उसकी परमिशन लिए कलकत्ता का जो किला था उसकी किलेबंदी कर दी थी, मतलब कि उसके चारों तरफ दीवारें खड़ी करवा दी थी। दूसरा ये था कि जो व्यापार अधिकार दिए गए थे उनको सिराजुद्दौला के यानी कि बंगाल के नवाब के तरफ से, तो उसका उन्होंने दुरुपयोग किया था। जैसे कुछ कारणों ने बंगाल नवाब और कंपनी के बीच तनाव को पैदा कर दिया। तो ये जो कंपनी के लोग थे इन्होंने व्यापारी जो अधिकार थे उनका दुरुपयोग किया था, उनके अधिकारी जो थे उन्होंने उसका दुरुपयोग किया था, जिसकी वजह से जो नवाब था और कंपनी के लोग थे उनके बीच तनाव पैदा हो गया था। तो ये दो महत्वपूर्ण कारण थे। अब इसके बाद यहाँ पर दे रखा है और कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अलावा नवाब की इच्छा के विरुद्ध कंपनी ने कलकत्ता में राज वल्लभ के पुत्र कृष्णदास को शरण दी और वह विशाल सरकारी धन को लेकर, तो वल्लभ के जो पुत्र था कृष्णदास, उन्होंने उसको शरण दे दी थी कंपनी ने, जबकि नवाब की इच्छा नहीं थी, नवाब नहीं चाहता था कि उसको शरण दी जाए, फिर भी कंपनी के लोगों ने उसको शरण दी और वो जो था कृष्णदास वो काफी ज्यादा धन को चुराकर वहां से भाग गया था। इन कारणों से नवाब सिराजुद्दौला कंपनी से नाराज था। कंपनी को शक हुआ कि सिराजुद्दौला बंगाल में फ्रांसीसियों के साथ गठजोड़ करके कंपनी के अधिकारियों में कटौती ना कर दे। तो कंपनी के जो अधिकारी थे उनको ऐसा लगने लगा था कि सिराजुद्दौला अब कंपनी के विरुद्ध फ्रांसीसियों से मदद लेगा, मतलब कि फ्रांसीसियों को अपने साथ मिलाएगा और फिर कंपनी जो कि ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ आवाज उठाएगा। तो इसी वजह से वो ये कंपनी के लोग ये सब सोच रहे थे कि सिराजुद्दौला फ्रांसीसियों को ज्यादा अधिकार दे देगा और उनको कम अधिकार देगा और उनके खिलाफ आवाज भी उठाएगा, उनके साथ मिलकर। तो इसलिए इनको ये शक होने लगा था। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के कलकत्ता किले पर आक्रमण किया, जिसने संघर्ष को और गति दी। तो सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों का जो किला था कलकत्ता का, जिसकी उन्होंने किलेबंदी करा ली थी, उस पर आक्रमण कर दिया था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास से शक्तिशाली अंग्रेज सेना के कलकत्ता पहुंचने से तथा कंपनी का नवाब के दरबार के षड्यंत्रियों के साथ गठबंधन हो जाने से बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति और मजबूत हो गई। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था उसके नेतृत्व में शक्तिशाली सेना जो थी वो कलकत्ता पहुंची बंगाल के नवाब को हटाने के लिए, और जो नवाब के दरबारी थे, षड्यंत्र हो रहा था वहां पर। नवाब के काफी सारे दरबारी जो थे वो उसके नवाब बनने से खुश नहीं थे, बहुत ज्यादा उसके विरुद्ध थे, तो इसी वजह से वहां पर षड्यंत्र चल रहे थे और इसी कारण से जो बंगाल था वो अंग्रेजों के हाथों में चला गया था। अब प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में 1757 में अंग्रेजों की विजय हुई। विजय युद्ध से पहले ही सुनिश्चित हो गई थी, मतलब कि युद्ध से पहले ही अंग्रेजों को पता चल गया था कि अब वो विजयी होने वाले। इस तरह सिराजुद्दौला की ये हार उसी के अधिकारियों के षड्यंत्रों के कारण हुई, न कि कंपनी की सैन्य क्षमता के बल पर। अतः मीर जाफर के बेटे ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। तो मीर जाफर जो था उसके बेटे ने सिराजुद्दौला को मार दिया था और अंदर ही अंदर जो सल्तनत थी, जो शासन था, उसके अंदर ही षड्यंत्र चल रहे थे। तो सिराजुद्दौला की जो हार हुई थी प्लासी के युद्ध में वो इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि अंग्रेज अधिकारियों की सेना ज्यादा थी या फिर उनका जो था सैन्य बल ज्यादा था, बल्कि इसलिए हुई थी क्योंकि उसके दरबार में ही षड्यंत्र चल रहे थे। अब दूसरा है मीर जाफर और अंग्रेज। तो मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच किस तरह के संबंध थे ये हम देखेंगे। सिराजुद्दौला को हराने के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया और बंगाल की राजनीति में प्रवेश किया। तो जब सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई थी तो बंगाल का नवाब कौन बना था? मीर जाफर। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था, जो कि अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली था। अंग्रेजों ने मीर जाफर के जरिए बंगाल में अपना प्रवेश कर लिया था। मीर जाफर को अंग्रेजों द्वारा नवाब बनाए जाने के कारण उन्हें तो जब अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बना दिया था बंगाल का, तो उसे 17,50,000 रुपए जैसी बड़ी रकम जो थी वो अंग्रेजों को अदा करनी होती थी, लेकिन उसके पास इतना तो धन था ही नहीं। अतः नवाब बनते ही मीर जाफर को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब इसलिए ही बनाया था ताकि वो उनको इतना सारा धन दे सके। 17,50,000 ये काफी ज्यादा बड़ी रकम थी उस समय में। इस समय मतलब इस समय की बात नहीं हो रही है, उस समय में काफी ज्यादा बड़ी रकम थी ये, और ये जो थी उसको मीर जाफर को देनी थी अंग्रेजों को, लेकिन उसके पास इतनी ज्यादा रकम नहीं थी, इतना ज्यादा पैसा नहीं था, और इसी वजह से उसने काफी ज्यादा समस्याओं का सामना किया। कंपनी की मांगे तथा संसाधनों के प्रबंधन में
अव्यवस्था के कारण मीर जाफर की वित्तीय स्थिति बहुत कमजोर होती जा रही थी और अंग्रेजों पर उसकी निर्भरता बढ़ती जा रही थी। तो कंपनी जो थी वो नई नई मांगे कर रही थी, संसाधनों का जो प्रबंधन था वो भी अव्यवस्थित हो रहा था। उसके पास रिसोर्सेज जो थे उनकी भी कमी हो रही थी, कंपनी की मांगे ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से जो मीर जाफर था उसका शासन और उसकी जो वित्तीय स्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी, कमजोर होती जा रही थी, जिसकी वजह से वो अंग्रेजों पर निर्भर होने लगा था मीर जाफर। मीर जाफर अंग्रेजों की मांग पूरी नहीं कर पा रहा था, साथ ही डच कंपनी को भी सहयोग दे रहा था, जिस कारण अंग्रेज उससे नाराज थे। तो डच कंपनी जो थी उनको भी मीर जाफर सहयोग दे रहा था और कंपनी की मांगे भी पूरी नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से अंग्रेज उससे नाराज हो गए थे। इसी समय मीर जाफर के बेटे मीरान की हत्या हो गई, जिस कारण मीरान के बेटे और मीर जाफर के दामाद मीर कासिम ने उत्तराधिकारी को लेकर विवाद पैदा हो गया। तो अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो मीर जाफर का बेटा था मीरान की जो थी वो हत्या हो गई थी, और मीरान का बेटा और मीर जाफर का एक दामाद था मीर कासिम, जिसका नाम था। तो मीर कासिम और मीरान के बीच जो थे वो विवाद शुरू हो गए थे। मीर कासिम कहता था कि वो उत्तराधिकारी बनेगा, और मीरान का जो बेटा था वो कहता था कि वो उत्तराधिकारी बनेगा। तो उत्तराधिकारी के पद को लेकर उनमें विवाद पैदा हो गए, जिसने संघर्ष का रूप ले लिया। अतः मीर कासिम सहित सेना भी मीर जाफर के विरुद्ध खड़ी हो गई। तो मीर कासिम जो था वो अब मीर जाफर के विरुद्ध हो जाता है और अंग्रेजों का साथ देने लगता है। सेना भी साथ साथ सेना जो थी, जो कि वेतन लेती थी मीर जाफर से, तो मीर जाफर उसको सही तरीके से वेतन नहीं दे पा रहा था, इस वजह से सेना भी और मीर कासिम भी मीर जाफर के विरुद्ध हो जाते हैं और अंग्रेजों का साथ देते हैं। जिस तरह से मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, उसी तरह मीर कासिम ने मीर जाफर के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था दूसरी बारी। और मीर कासिम ने कलकत्ता के नए गवर्नर को जरूरी धन देने का समझौता किया, जिस कारण कंपनी ने मीर कासिम का पक्ष लिया। तो मीर कासिम जो था उसने समझौता किया कि वो ज्यादा से ज्यादा धन देगा कलकत्ता के जो कंपनी के गवर्नर हैं, और इसी वजह से जो थी कंपनी उसने मीर कासिम का साथ दिया और मीर कासिम को वहां का नया उत्तराधिकारी बना दिया, नवाब बना दिया। अब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच किस तरह के संबंध थे वो देखेंगे। मीर कासिम ने भी बंगाल की सत्ता मीर जाफर के तरीके से ही प्राप्त की थी। जिस तरह से मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ किया था, वैसे ही मीर कासिम ने मीर जाफर के साथ किया। अतः उसे भी अपने पूर्वाधिकारियों की तरह ही अंग्रेजों को भारी धन की अदायगी करनी पड़ी। तो जिस तरह से उसने मतलब कि अंग्रेजों ने मीर जाफर का साथ देकर उसको नवाब बनाया था और फिर उससे भारी धन लूटने की कोशिश की थी, उससे भारी धन जो था वो लेना चाहते थे, इसी तरह से उन्होंने मीर कासिम को भी नवाब बनाया और उससे भी उन्होंने भारी धन लेने की कोशिश की। साथ ही बर्दवान, मिदनापुर और चिटगांव तीनों जिलों को कंपनी को देना पड़ा। तो 3 जिले थे जो कि उस समय में बंगाल के काफी बड़े जिले थे, और इन तीनों को कंपनी ने अपने अंडर कर लिया। सत्ता प्राप्त करने के बाद मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बिहार मुंगेर में बदलनी पड़ी, ताकि अंग्रेजों से दूरी बनाई रखे। तो मीर कासिम की राजधानी थी, बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी, उसने मुर्शिदाबाद की ये राजधानी बदल दी और बिहार मुंगेर कर दी, ताकि वो अंग्रेजों से थोड़ा दूर हो सके। अतः इसके बाद उसने अपने वफादार अधिकारियों से नौकरशाही का पुनर्गठन किया और सेना की कौशल क्षमताओं को बढ़ाने का भी। तो इस तरह से उसने सेना को बहुत ज्यादा मजबूत बनाने का और जो उसके नौकरशाही थे उनको वफादार बनाने का और उनको पुनर्गठित करने की कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच भी तनावपूर्ण संबंध होते गए। जैसे कि हम पॉइंट वाइज देखेंगे इसका आंसर। विरोधी भावना, पहला टॉपिक है विरोधी भावना। मीर कासिम और बिहार के उप सूबेदार राम नारायण के बीच संघर्ष चल रहे थे, जिसमें अंग्रेजों ने विरोधी भावना दर्शाते हुए राम नारायण को समर्थन दिया। तो इस तरह से अंग्रेजों ने मीर कासिम को ही नवाब बनाया था बंगाल का, लेकिन फिर भी उन्होंने राम नारायण को समर्थन दिया, जबकि मीर कासिम को समर्थन नहीं दिया। तो इसमें विरोधी भावना का उपयोग उन्होंने किया था। सेकंड पॉइंट है व्यापार अधिकार पत्र का दुरुपयोग। तो कंपनी के जो अधिकारी थे उन्होंने मीर कासिम द्वारा दिए गए
व्यापार अधिकार पत्र का अपने व्यक्तिगत व्यापार के लिए दुरुपयोग किया, जिस कारण नवाब और अंग्रेजों के बीच संबंध बिगड़ गए। तो जो मीर कासिम था उसने अंग्रेजों को एक पत्र दिया था जो कि व्यापार अधिकार पत्र था। तो ये पत्र उनके व्यक्तिगत व्यापार के लिए नहीं था, उनके जो सामूहिक व्यापार था उसके लिए ये पत्र दिया गया था। लेकिन जो कंपनी के अधिकारी थे वो अपने व्यक्तिगत व्यापार के लिए इस पत्र का यूज करने लगे थे। जैसे कि एक अधिकारी है, उसने वो पत्र दिखाया, व्यापार किया, कम से कम में व्यापार कर लिया। तो इस तरह से वो थे व्यापार अधिकार पत्र का जो था दुरुपयोग करने लगे थे, जिसकी वजह से अंग्रेजों नवाबों के बीच जो थे संबंध खराब होने लगे थे। तीसरा पॉइंट है कर राजस्व की हानि। कंपनी के अधिकारी किसी भी सामान पर कोई कर नहीं चुकाते थे। कोई भी सामान खरीदते थे तो कर नहीं चुकाते थे, जिसका कारण एक तरफ तो नवाबों को कर राजस्व की हानि होने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ कंपनी के अधिकारी स्थानीय व्यापारों को असमान कड़ी प्रतिक्रिया देते थे। तो जो वहाँ के अधिकारी थे, स्थानीय व्यापारी थे, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगे थे कंपनी के अधिकारी और कर भी नहीं चुकाते थे, जिसकी वजह से राजस्व में कमी होने लगी थी नवाबों। फोर्थ पॉइंट है बक्सर का युद्ध। बहुत से कारणों की वजह से अंग्रेज मीर कासिम को नवाब के पद से हटाने का मौका ढूंढ रहे थे, लेकिन मीर कासिम ने आसानी से समर्पण नहीं किया और मुगल सम्राट व अवध के नवाब शुजाउद्दौला का सहायता लेते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा। लेकिन इस युद्ध में भी अंग्रेजों की विजय हुई और उन्होंने उत्तर भारत पर सर्वोच्चता प्राप्त कर ली। साथ ही बंगाल का नवाब दोबारा मीर जाफर को बनाया गया। तो इस तरह से दोबारा से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब से और जो मुगल सम्राट था उससे मदद ली थी मीर कासिम ने, लेकिन फिर भी वो युद्ध हार जाता है। फिर उसके बाद जो बंगाल का नवाब होता है वो मीर जाफर को बनाया जाता है। तो गाइस ये क्वेश्चन यहीं पर फिनिश हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।